हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम कक्षा 7 हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 हिमालय की बेटियां शुरू करने वाले हैं, समझने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। तो यहाँ जो लेखक हैं वो बात कर रहे हैं नदियों की। नदियों को हिमालय की बेटियां बताया गया है कि जो हिमालय होते हैं, पहाड़ होते हैं, उनकी बेटियां होती हैं नदियां, क्योंकि उन्हीं में से ऐसे निकलती हैं नदियां, है ना, पहाड़ों में से ही। तो इसलिए उनकी बात की गई है कि मतलब बोला गया है कि हिमालय की बेटियां होती हैं नदियां। वो बड़ी ही गंभीर होती हैं, शांत होती हैं, चुप रहने वाली, एकदम गंभीर, और अपने आप में ही ऐसा लगता है खोई हुई हैं, और एकदम समझदार लगती हैं, और संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती हैं। गुणवान महिला के भांति वे प्रतीत होती हैं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। जैसे हर सबको अपनी मतलब ये बोलते हैं कि उनके दिल में, लेखक के दिल में जो सारी नदियां हैं उनके लिए आदर और श्रद्धा के भाव हैं। रिस्पेक्ट है लेखक के मन में नदियों के प्रति। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में ही सामने थीं। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। तो वो ऐसे मानते थे जैसे माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद में बच्चे खेलते हैं, है ना, और उनके गोद में सोना, ये सब ऐसे ही वो डुबकियां लगाया करते थे। मतलब किसकी गोद में, एक तरीके से नदियों में, ठीक है। तो वो नदियों को ऐसे ही मानते थे जैसे अपनी माँ, दादी, मौसी, मामी, है ना, उनकी गोद की तरह ही नदियों की धारा में डुबकियां लगाया करते थे, नदियों में डुबकियां लगाया करते थे, ठीक है। डुबकियां लगाना तो आपको पता ही होगा, है ना। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। लेकिन इस बार जब वे हिमालय पर चढ़कर नदियों को देखते हैं, जब हम हिमालय से नदियों को देखेंगे ना, तो वो बहुत दुबली पतली सी लगेंगी, बड़ी पतली सी लगेंगी, दुबली पतली सी। लेकिन यही यमुना, यही सतलुज, ये दोनों ही नदियों के नाम हैं। तो यही यमुना, सतलुज बड़े बड़े मैदानों में जाकर विशाल हो जाती हैं। देखो, पहाड़ों से ये इस तरीके से निकलती हैं। पहाड़ एक तरीके से पिता हैं जो अपनी बेटियों को मतलब ये उनकी बेटियां हैं जो उनके यहाँ से आ रही हैं, पहाड़ों से आ रही हैं। फिर वो धीरे धीरे मतलब बहुत पतली लगती हैं, और फिर पतली हो के फिर समतल यानी बड़े मैदानों में जाकर वो बहुत बड़ी हो जाती हैं, विशाल हो जाती हैं, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि यही दुबली पतली गंगा, जब हम हिमालय से उन्हें देखते हैं तो यही दुबली पतली गंगा, यमुना, सतलुज, ये सभी समतल मैदानों में उतरकर इतनी बड़ी कैसे हो जाती हैं, इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इन्हीं की यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। तो देखो, ये बोलते हैं कि जिस तरीके से जब ये पहाड़ों से निकलती हैं नदियाँ, तो इतनी ज़्यादा इन नदियों में आवाज़ करती हैं, एक तो, है ना, बहुत आवाज़ें करती हैं, और एकदम इनका उछलना कूदना लगा रहता है ना। तो राइटर ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं इनको कि इनकी नदियों का चलना और नदियों का आवाज़ करना, उसको ये हंसना बता रहे हैं, है ना। तो लेकिन जब ये नदियाँ मतलब बड़े बड़े मैदानों में चली जाती हैं, तब इनका यही सब आवाज़ करना, एकदम उछल कूद करना, ये सब बंद कैसे हो जाता है, कहाँ गायब हो जाता है। फिर ये बताते हैं कि किसी लड़की को या किसी कली को, फूल की जो कली होती है उसको जब ये ध्यान से देखते हैं, फूल की कली को, तब भी ये इतना कंफ्यूज नहीं होती है, इतना विस्मय नहीं होता इनको जितना इन बेटियों की बाल लीला देखकर, कि ये पहले कैसे निकलती हैं इन पहाड़ों में से, फिर ये कहाँ अलग अलग जगह जाकर विशाल हो जाती हैं, कैसे शोर मचाती हैं, कितना उछलती कूदती हैं। तो इनकी जो बाल लीला है, इसे देखकर जितना विस्मय इन्हें होता है ना, उतना किसी और चीज़ को देखकर नहीं होता। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन सा लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वे कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा पाएगा।
तो ये बोलते हैं, लेखक बोलते हैं कि ये नदियों को क्या जल्दी पड़ी है, क्यों निकल कर पहाड़ों से क्यों इतना लंबा जाती हैं, क्यों इतने दूर दूर तक चली जाती हैं, फैल जाती हैं, विशाल हो जाती हैं। मतलब इनके जो महान पिता हैं, ऐसा इनका कौन सा लक्ष्य है, पहले वो बोलते हैं कि ऐसा इनका कौन सा लक्ष्य है जहाँ इन्हें पहुँचना है, जो इन्हें बेचैन कर रहा है। इनके जो महान पिता हैं यानी जो हिमालय हैं, उनका विराट प्रेम यानी इतना सारा प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय यानी दिल अतृप्त ही है यानी भरा नहीं है, तो वो कौन होगा जिनसे इनका प्यास मिटेगी, यानी कहाँ जाकर इनकी प्यास बुझेगी। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से बड़ी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। बोलते हैं यहाँ पर, अब ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि बर्फ चली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, मतलब ये पेड़ पौधे सब्जी वगैरह, और मतलब ये बताते हैं कि यहाँ पर इनकी लीला चलती है। और खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा कि जहाँ ये पहाड़ों से निकलती है वहाँ आसपास हरे छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक है, घाटियाँ होती हैं, वैलीज होती हैं। और जब इन घाटियों से निकलकर फिर ये दूर तक जाती हैं, जंगलों में जाती हैं, तो जंगलों में जब इनकी गति थोड़ी सी धीरे हो जाती हैं ये, तो जंगलों में इन्हें क्या दिखते होंगे, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल, इन सब के पेड़ देखते होंगे, है ना। और वहाँ जंगलों में पेड़ों को देखते देखते अपनी शायद से पुरानी बातें याद करती हूँ कि कैसे हम निकले थे पहाड़ों में से, छोटी सी हम नदियाँ थीं, पतली दुबली पतली, फिर यहाँ आकर हम कितना दूर आ गई हैं, क्या पता ये ऐसा याद करती हूँ। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इस नटखट बेटियों के लिए कितना सर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। अगर आप बड़ी बड़ी चोटियों से, हिमालयों से, हिमालय की जो चोटियाँ होती हैं उनसे जाकर पूछेंगे कि तुम्हारी जो बेटियां हैं वो इतनी नटखट है, वो इतना दूर चली जाती हैं, तो अगर आप उनसे ये सवाल करें, उनसे पूछें, तो वो क्या जवाब देंगे। उनके पास भी कोई जवाब नहीं होगा कि नदियाँ गई कहाँ हैं, इतनी नटखट क्यों है, इन सब का उनके पास क्या जवाब होगा, वो मौन हो जाएंगे। यानी वो शांति ही आपको उसका जवाब देगी, यानी मेरा मतलब है कि आपको जवाब में शांति ही मिलेगी, उनका मौन ही मिलेगा। विराट मौन के सिवाय, यानी बड़े से मौन का मतलब चुप रहना, उसके सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, कुभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। तो जैसे ही आप सिंधु और ब्रह्मपुत्र इनका नाम सुनोगे तो आपके सामने कई नदियों के नाम आ जाएंगे। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, इतनी सारी हैं हमारी बेटियां, यानी हिमालयों की बेटियां, हमारी नदियां। तो हमारे सामने, आंखों के सामने इन सबके नाम आ जाते हैं। जब भी आपको कोई नदियाँ बोले तो नदियों को सुनकर ही आपको इन सबके नाम याद आएंगे। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र से भी आपको ये सब याद आता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं तो कुछ नहीं है, जो हिमालय है ना, हिमालय जो बर्फ है जब वो पिघलती है तभी तो ये नदियाँ में पानी आता है, और इसी वजह से एक एक बूंद मिलकर इकट्ठा होकर नदियाँ बना देती है, और ये जो नदियाँ हैं वो जाकर समुद्र में मिल जाती हैं, इसी वजह से विशाल हो जाती हैं, है ना, समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। और कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। कितना सौभाग्यशाली होगा वह समुद्र जिसमें ये जो दो बेटियां हैं हिमालय की, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये जाकर मिलती हैं। वो वाला जो समुद्र है वो कितना ज़्यादा सौभाग्यशाली होगा। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में
नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ। वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी कुछ झिझक नहीं होती थी। तो ये बोलते हैं कि जो मैदान है ना, जिन्होंने नदियों को मैदान में देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि जो बूढ़े हिमालय है ना, उनकी गोद में कैसी ये बच्चियां बनकर खेला करती थी, फिर आकर यहाँ पर मैदानों में विशाल सी हो गई हैं। शायद ही उनके मन में ये बात आए जिन लोगों ने मैदानों में देखा है नदियों को। तो जैसे माँ बाप की गोद में जो बच्चियां होती हैं, खेलने वाली बालिकाएं, ये जो होती हैं, इनका रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो। ये जो नदियां हैं, ये पहाड़ी आदमियों को भले ही आकर्षक ना लगे, लेकिन जो लेखक हैं उन्हें तो ये ऐसी अच्छी लगी, इतनी लुभावना इन्हें प्रतीत हुआ कि ये हिमालय को ससुर और समुद्र को हिमालय का दामाद कहने में भी इन्हें झिझक नहीं हो रही थी। ठीक है, क्योंकि हिमालय की बेटियां इन्होंने माना है नदियों को। ठीक है, और हिमालय ससुर और समुद्र हिमालय के दामाद, इस तरीके से ये बोल सकते हैं। इन्हें इसमें भी बिल्कुल भी झिझक नहीं हो रही है, इतना इन्हें अच्छी ये नदियाँ, मतलब इतना लुभावना इन्हें प्रतीत हुआ। फिर कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देने जाना, तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी इन नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। तो कालिदास जी का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये एक बहुत ही महान कवि थे, है ना, तो फेमस भी थे। हाँ, तो फिर ये यहाँ पर इन्हें एक बात याद आती है, कालिदास जी के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, मेघदूत इन्होंने ही लिखा है। तो मेघदूत में वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देने जाना, तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। तो ऐसा मेघदूत में लिखा था, यानी उसमें प्रेमियों की कुछ कहानी थी जिसमें नदियों का यूज़ करके ऐसे मैसेज दिया था एक प्रेमी ने दूसरे प्रेमी को। इस तरीके से कुछ यहाँ दिया गया है, देखो, नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी यानी वह प्रेमिका तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। ठीक है, तो ये बात उन्हें याद आ जाती है लेखक को, कालिदास जी की, जब वे चंचल नदियों, और इन्होंने सोचा कि शायद जो महाकवि थे इनको भी नदियों का ये रूप बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में दिखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। फिर यहाँ बोलते हैं कि अगर कोई भी इन नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों में अलग अलग दिखेगा ना, समतल आंगनों के मैदानों में, तो वो ऐसे ही इसी नतीजे पर ही पहुंचेगा। ठीक है, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। तो काका कालेलकर एक व्यक्ति है, उन्होंने जो है नदियों को लोक माता, माता का दर्जा दिया है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियां के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है, क्योंकि माता से पहले बेटियां तो होंगी ही नहीं किसी न किसी की। तो फिर हम इन्हें पर्वतों की बेटियां यानी हिमालय की बेटियां भी के रूप में भी देख सकते हैं। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा, प्रेमियों के रूप में भी हम इन्हें इसी मतलब प्रेयसी की भावना हम करें इसमें तो कैसा रहेगा, हम प्रेमियों की भावना इसमें डालें तो ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने नदियों को दिया है। एक और ममता का धागा जिन्हें हम इन नदियों के साथ जोड़ सकते हैं वो है बहन का, है ना। तो बहन का स्थान भी कई कवियों ने नदियों को बहन भी कहा है, बहन का दर्जा भी दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, लेखक बताते हैं, एक दिन मेरा भी ऐसी ही भावना मेरे मन में आई थी। थोड़े तिब्बत की बात है, तिब्बत की ये बात बताते हैं, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में पैर डालकर ये बैठे थे। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, फिर उनके पैरों पे थोड़ा जल आया होगा, तन और मन ताज़ा हो गया और मैं गुनगुनाने लगा। नदियों में पैर डालकर ये बैठे थे और इनका जो तन और मन है वो ताज़ा हो गया, जैसे इनके पैरों में पानी आया झटके से। तो फिर इन्हें काफ़ी अच्छा फील हुआ और फिर ये लोग ये गाने लगे। क्या करा इन्होंने, देखो, गुनगुनाने लगे ये, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, यहाँ इन्होंने बहन कहा है, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी।
यहाँ पर नदियों की बात करें, नदियाँ कितनी ज़्यादा अच्छी होती हैं देखने में, ठीक है। इनकी लीला कितनी गजब की होती है, अचरज बहन तुम्हारी लीला, अचरज बहन तुम्हारी, ठीक है। मन इन्हें देखकर ही एकदम प्रसन्न हो जाता है और एकदम मन करता है कि इन्हीं में हम, मतलब नदियों के पास ही हम बैठे रहें, एकदम अच्छा प्रतीत होता है, मन शांत हो जाता है। फिर ये बताते हैं कि नदियों के जो, नदियाँ तो बेटी हैं, इनके जो बाप हैं। फिर ये सतलुज की बात करते हैं कि सतलुज तुम बेटी हो और तुम्हारे बाप है हिमालय, चिंतित है हिमालय तुम्हारे बारे में लेकिन चुपचाप है, ठीक है। और अनुपम अद्भुत छाप हिमालय जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, यही चीज़ यहाँ पर बोली गई है। ये भी इन्होंने ही, इन्हीं की एक रचना में है, मतलब ये कविता भी इन्होंने ही लिखी है, लेखक ने। लेखक का नाम है नागार्जुन, ठीक है। तो इन लेखक ने पूरी कहानी लिखी है और नागार्जुन इनका नाम है। और आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। चैप्टर यहीं हमारा फिनिश होता है। इसमें हमने हिमालयों की बात की और मेन इसमें किस पे फोकस था, हिमालय की बेटियों पर, यानी नदियों पर। तो नदियों भी हमने देखी कि नदियाँ कहाँ से आती हैं, समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। और नदियों के नाम भी यहाँ पर एक जगह ना काफ़ी नदियों के नाम थे, यहाँ पर देखो काफ़ी सारे नदियों के नाम थे। एक तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र हो गए, उसके बाद यहाँ से काफ़ी नदियों के नाम थे, सिंधु ब्रह्मपुत्र ये तो आपको पता ही होंगे। फिर रावी सतलुज व्यास, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने सारी नदियों के आपको नाम दिए गए थे, है ना। तो इन्हीं नदियों की यहाँ बात की गई, हिमालय की बेटियों की। आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस चाहिए तो हमारे चैनल का बेल आइकन ऑन करके रखिएगा, जिससे आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कवर्ड हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।